तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस अंडर सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सेक्शन 2 क्लॉज ए प्रपोजल ऑफर। तो सेक्शन 2 है जिसका क्लॉज ए है, वो किस बारे में बात करता है? प्रपोजल और ऑफर को डिफाइन करता है। तो डेफिनेशन क्या है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को सिग्निफाई करता है यानी इंडिकेट करता है, कुछ बताता है, हिज विलिंगनेस, उसकी इच्छा, या टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कुछ करने के लिए, मतलब वो सामने वाले को ये ऑफर कर रहा है कि कुछ करने के लिए, कोई एक्ट करने के लिए, या फिर उसको किसी एक्ट करने से रोक रहा है। एब्सटेन यानी क्या होता है? रोकना। तो वो किसी एक्ट करने से उसको रोक रहा है विद द व्यू टू ऑब्टेन हिज एसेंट, उसका एसेंट लेने के लिए, एसेंट यानी परमिशन लेने के लिए, ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस ही सेड टू मेक अ प्रपोजल। तो वो क्या कहलाता है? प्रपोजल कहलाता है। तो जब वन पर्सन दूसरे पर्सन को सिग्निफाई करता है कि तुम ये एक्ट करो, या फिर वो किसी एक्ट को करने से सामने वाले को रोकता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रपोजल कहते हैं। तो प्रपोजल की आई होप डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। सेक्शन 2 क्लॉज बी डिफाइन करता है प्रॉमिस। सो व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. तो जब एक कोई व्यक्ति है, उसने सामने वाले को, मतलब अपन ने जैसे अभी प्रपोजल ऑफर की डेफिनेशन में पढ़ा, दूसरे व्यक्ति को प्रपोजल दे रहा है। सपोज वाई ने दिया एक्स को और एक्स ने एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या होता है? वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। जब प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है सामने वाला व्यक्ति, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रॉमिस बोलते हैं। Section 2 Clause C Promisor or Promisee. The person making the proposal is called the promisor and the person accepting the proposal is called promisee. तो जैसा कि अपन ने अभी एक पिछला एग्जांपल दिया, y ने दिया x को ऑफर, तो यहाँ पे y क्या है? यहाँ पे y promisor है और यहाँ पे x क्या है? promisee है। तो जिसने ऑफर दिया है वो promisor और जिसने एक्सेप्ट किया है ऑफर को, वो क्या कहलाता है? promisee कहलाता है। तो इतनी सिंपल सी डेफिनेशन थी बस ये। सेक्शन 2 क्लॉज डी कंसीडरेशन के बारे में बात करता है। तो कंसीडरेशन क्या होता है? सबसे पहले तो अपन को ये समझना होगा, कंसीडरेशन होता है बेसिकली समथिंग इन रिटर्न। जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रपोजल दे रहा है, ऑफर दे रहा है, और सामने वाला व्यक्ति कुछ दे रहा है उसको, या फिर कुछ एक्ट परफॉर्म कर रहा है, या फिर कुछ एक्ट करने से वो रुक रहा है यानी एब्सटेन हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? कंसीडरेशन कहते हैं। तो when at the desire of the promiser, जब promiser की डिजायर पे, तो चलो पिछला वाला एग्जांपल लेते हैं, y ने x को दिया ऑफर, तो when at the desire of the promiser, y के डिजायर पे, इच्छा पर, promisee और any other person, promisee या फिर वो किसी और से भी करवा सकता है, तो any other person has done or abstained from doing, ने कुछ किया या फिर कुछ नहीं किया, मतलब उसने कुछ एक्ट करने से मना करा तो वो उसने कर दिया, orders और abstains from doing, और ऐसा वो कर रहा है, और promises to do और to abstain from doing, या फिर ऐसा फ्यूचर में करेगा, कुछ भी एक्ट और एब्सटिनेंस, बार बार में ये आ रहा है एक्ट और एब्सटिनेंस, एब्सटिनेंस यानी रोकना, और प्रॉमिस इज कॉल्ड अ कंसीडरेशन फॉर द प्रॉमिस। वो क्या कहलाता है? कंसीडरेशन कहलाता है प्रॉमिस के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। Section 2 Clause E Agreement. Every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. तो हमने promise की भी definition पढ़ ली है, consideration की भी definition पढ़ ली है। हम वही example लेते हैं, y ने दिया x को offer, ठीक है, और y x ने वो accept कर दिया, तो क्या बन गया? promise बन गया। और वो जो भी act कर रहा है, या वो जो भी abstinence यानी कुछ भी काम करने से रुक रहा है, वो कंसीडरेशन है उस एक्ट के लिए। वो क्या बन जाता है? पूरा एक अग्रीमेंट। एवरी प्रॉमिस इन एवरी सेट ऑफ प्रोमिस, कोई प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिस यानी एक से ज्यादा प्रॉमिस, वो क्या फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट।
Section 2, Clause F, reciprocal promises. Promises which form the consideration or part of the consideration for each other are called reciprocal promises. तो consideration अपन को पता है अच्छे से क्या होता है consideration, something in return. तो वो जब दोनों parties के लिए है, फिर से वही एग्जाम्पल लेंगे, पहले पूरी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. रेसिप्रोकल प्रोमिसेस रिक्वायर्स बोथ द पार्टीज टू द एग्रीमेंट टू डू समथिंग. रेसिप्रोकल प्रोमिसेस में दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ एक्ट करना होता है. जैसे सपोज वाई ने एक्स को ऑफर दिया अपनी कार बेचने का, वाई ने एक्स को ऑफर दिया अपनी कार बेचने का, उसने एक्सेप्ट कर लिया, पर एक्स ने बोला कि मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा, इसके बदले मैं अपनी बाइक दूंगा तुझे. तो एक्स ने कार बेची और वाई ने बाइक बेची. तो इसमें क्या हुआ, दोनों कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों का ऑब्लिगेशन है एक दूसरे पर, दोनों कंसीडरेशन फॉर्म कर रहे हैं एक दूसरे के लिए. तो ये क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहलाता है. Section 2, Clause G, void agreement. An agreement not enforceable by law is said to be void. तो कुछ चीजें जो लॉ अपनी अलाउ नहीं करता है वो void कहलाता है. वो एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, void agreements होते हैं. जैसे जहाँ पर वेगरिंग एग्रीमेंट होते हैं, जो void agreement होते हैं, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं फॉर्म हो सकते, वो एग्रीमेंट ही void होता है. void यानी नल होता है. Section 2, Clause H, Contract. An agreement enforceable by law is a contract. तो जो agreement enforceable by law है वो contract कहलाता है. पिछली definition में अपन ने void agreement के बारे में पढ़ा था, तो वो contract बन ही नहीं सकता, तो वो void हो जाता है वहीं पर. तो वो void agreement कहलाता है जो enforceable by law नहीं है, और जो enforceable by law है उसे contract कहते हैं. Section 2, Clause I, voidable contract. An agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto, but not at the option of the other or others, is a voidable contract. The contract will be void if the party having option do not make it valid. तो voidable contract क्या होते हैं, वो एक जैसे एक पार्टी में, तो जैसे एक्स है, एक्स ने वाई को एक कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आए, पर वो कैसे लेकर आया है, एक्स बंदूक दिखा के लेके आया, मतलब उससे उसने जबरदस्ती की कि भाई हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर. ठीक है, तो ये जब अनड्यू, मतलब आगे अपन चल के पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, तो इसे क्या कहते हैं, बंदूक दिखाने को, मतलब जबरदस्ती करने को क्या बोलते हैं, कोवर्जन बोलते हैं. किसी भी अपन जो लॉ के द्वारा अलाउड नहीं है, फॉरबिडन है लॉ के द्वारा, वो एक्ट के द्वारा अपन किसी सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आते हैं, अग्रीमेंट में लेकर आते हैं, तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो ये एक्स के साइड से तो ये एनफोर्सेबल है, पर वाई के साइड से नहीं है. तो एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टीज, तो वो वाई के लिए नहीं है एनफोर्सेबल, is called a voidable contract. The contract will be void if the party having option do not make it valid. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, जब ये मानता नहीं है इसकी बात, मतलब ये किसी भी तरह से उसको वॉइडेबल बना देता है, तो वो वैलिड, इलीगल बना देता है, वैलिड बना देता है. इलीगल कहने का मतलब है कि जो भी काम कर रहा है वो इलीगल है, तो ये क्या कहलाएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. Section 2, Clause J, void contract. A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it comes to enforceable. तो अपन ने void agreement के बारे में पढ़ा था, वो अलग चीज है, यहाँ पे void contract अलग है, तो दोनों के बीच में कंफ्यूज मत होना, वो enforceable by law है ही नहीं, और ये है a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it comes to be enforceable. यानी जिससे कोई एक्ट है वो पहले तो एनफोर्सेबल था, पर कुछ ना कुछ ऐसा हो गया उसके बाद वो एनफोर्स ही नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या कहला जाएगा, वॉइड. जैसे एक्स ने, एक पेंटर है एक्स, उसने वाई की पेंटिंग बनाने का, उसको मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ दोनों के बीच में, पर एक्स की डेथ हो गई, तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड, क्योंकि अभी परफॉर्म ही नहीं हो पा रहा है, तो ये वॉइड हो जाएगा.
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें।